नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको पाकिस्तान का ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल दिखाएंगे, जो उसने 8 मई को लॉन्च किया था। लेकिन भारतीय सेना ने कैसे उसके इस प्लान की हवा में धज्जियां उड़ा दी, इसके सबूत खुद इंडियन आर्मी ने जारी किए हैं। फिर आपको ऐसे अज्ञात का खौफ दिखाएंगे जो पाकिस्तान में आतंकियों से लेकर फौज तक दिख रहा है। ये डर लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह खालिद के मर्डर के बाद और ज्यादा उठा है, जिसे सिंध में गोली मार दी गई है। आज सत्ता के कलेश वाली कुंजी हमने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर बनाई है, जिसे लेकर कांग्रेस का कहना यह है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन के बारे में पहले से बताना देश से गद्दारी और ऑपरेशन सिंदूर से सौदा है। इस पर विदेश मंत्रालय का रिएक्शन भी आ गया है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह से जुड़ी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेशर्म बोल की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की फिर क्लास लगाई। कोर्ट ने विजय शाह की माफी नामंजूर कर दी, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। एसआईटी गठित करने का भी आदेश है। अब तक 3 राज्यों से जासूसी के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा अब एनआईए की टीम ने पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर यह भी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। और श्रीलंकाई तमिलों की शरण याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ पहले से ही 140 करोड़ लोगों की आबादी का बोझ है। ऐसे में हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण नहीं दी जा सकती है। तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भारतीय सेना के उस शौर्य की बात जो पाकिस्तान को बहुत दर्द देने वाला है। सत्ता में आज सबसे पहले न्यूज मित्रों को ऐसा डिफेंस एक्सपो दिखाते हैं जिसमें कबाड़ बन चुके ड्रोन्स हैं, तहस नहस मिसाइलें हैं और हथियारों का वो मलबा है जो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को दिखाने के लिए जमा किया है और ये बताया है कि भारत के आगे उसके सस्ते और स्तरहीन हथियारों की हैसियत क्या है। लेकिन पाकिस्तान ने इन सभी हथियारों का इस्तेमाल कहां किया था? पाकिस्तान से निकले ये ड्रोन और मिसाइल भारत में कहां गिरने वाले थे? उसे सुनकर आज देश के बहुत सारे लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जवाब है अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। और ये जानकारी खुद भारतीय सेना ने दी है। सेना की ओर से बताया गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद गोल्डन टेम्पल पर हमले का प्लान बनाया था, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। जब भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की ओर पाकिस्तान के ड्रोन्स बढ़े तो उन्हें भारत के आकाश ने हवा में ही मौन कर दिया। जब पाकिस्तान की ओर से गोल्डन टेम्पल पर मिसाइलें दागी गईं तो भारतीय सेना ने उन्हें चुन चुन कर गिराया। सेना ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से सिर्फ बॉर्डर के इलाकों को हिट करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि मुनीर का टारगेट अमृतसर का गोल्डन टेम्पल भी था। इस संकट को हमारी पराक्रमी फौज ने टाल दिया और इंडियन आर्मी के धुआंधार पराक्रम के आगे पाकिस्तान का एक भी हथियार स्वर्ण मंदिर को छूना तो बहुत दूर की बात है, वहां तक पहुंच भी नहीं सका। अब जरा पाकिस्तान के उन हथियारों को देख लीजिए जिनका हाल भारत के मेड इन इंडिया हथियारों ने इस तरह कर दिया। और इसके बाद सेना ने इस कबाड़ को तसल्ली बख्श तरीके से टेबल पर सजाकर दुनिया को दिखाया, ताकि इसका दर्द पाकिस्तानी फौज और उसके जनरल मुनीर को और भी ज्यादा हो। दरअसल हमारी भारतीय सेना को अंदेशा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद फितरत के अनुसार पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जिसमें कायरता की मात्रा ज्यादा होगी, और यह अनुमान सही निकला। इसीलिए पहले ही सेना ने गोल्डन टेम्पल के लिए हथियारों का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसने पाकिस्तान के एक एक हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की ओर से स्वर्ण मंदिर को टारगेट करने के लिए कौन कौन से हथियार इस्तेमाल हुए वो भी आप देख लीजिए। यह कामकाजी ड्रोन जो तुर्की में बने लाइटरिंग ड्रोन है, जो 5 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम होते हैं और इनकी रेंज 100 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा PL-15 जो चीन से पाकिस्तान को मिली एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड ध्वनि के गति से 5 गुना तेज है। लेकिन भारतीय सेना ने यह बता दिया कि चीते की चाल, बाज की नजर और भारत के शौर्य पर गलती से भी संदेह ना करें। पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर हमले के लिए हतफ-1 का भी इस्तेमाल किया, जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर तक होती है और 500 किलोग्राम विस्फोटक तक ये अपने साथ ले जा सकती है।
लेकिन भारत के मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के इस हथियार को भी धुआं कर दिया। सेना के अनुसार पाकिस्तान की ओर से अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन्स और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर A-100 भी चलाए गए, लेकिन ये भी हवा में मार गिराए गए। और ये शुभ काम भारत के स्वदेशी हथियारों की मदद से किया गया, जिसमें आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ L-70 एयर डिफेंस गन शामिल है, जिससे पाकिस्तान के तुर्की वाले ड्रोन हवा में ही नष्ट किए गए। पाकिस्तान की चाइनीज मिसाइल हवा में गिरा दी गई और मुनीर की बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में खत्म कर दिया गया। सात मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी। लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयर बेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। All of the air raid was intercepted and shot down with such precision. हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। अब हम आपको अमृतसर से जम्मू कश्मीर के उस बॉर्डर पर लेकर चलते हैं, जहां पाकिस्तान की एक गोली का जवाब भारत ने गोलों से दिया और वहां भी उसकी साजिशों की धज्जियां उड़ा दी। उन पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया जहां से स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई। इस पर सेना के शौर्य से भरी एक रील देखिए, जो हमने नहीं बल्कि खुद इंडियन आर्मी ने तैयार की है। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑप सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा। अब वो खबर भी सुनिए जो पाकिस्तान को बहुत जोर से चुभेगी, क्योंकि इस खबर में उसके लिए अपार दुख और दर्द है। पहली बार ये जानकारी आई है सामने कि ऑपरेशन सिंदूर से तड़पते पाकिस्तान ने भारत पर सिर्फ तुर्की के ड्रोन और चाइनीज मिसाइल नहीं चलाए, बल्कि उसने कुछ ऐसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया जिस पर वो फख्र करता है। लेकिन भारतीय सेना ने उसके इस नाज को भी मिट्टी में मिला दिया। दरअसल इंडियन आर्मी ने जो वीडियो जारी किया है, उसके अनुसार पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन और चाइनीज मिसाइल के अलावा फतेह 1, फतेह 2 और शाहीन मिसाइल भी दागी थी।
लेकिन भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम और सुदर्शन S-400 ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी। जाहिर है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम ने पाकिस्तान को बेहाल कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो चोट दी है, उसके बुरे सपने पाकिस्तानी जनरलों को वर्षों तक आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को अज्ञात बंदूकधारियों वाले बुरे सपने आ रहे हैं। लाहौर से लेकर कराची और इस्लामाबाद तक अज्ञात बंदूकधारी आते हैं, सटीक निशाना लगाते हैं, खुलेआम घूम रहे भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मनों को मौत वाली गोली देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। इन अज्ञात बंदूकधारियों का नया शिकार लश्कर कमांडर रजाउल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह खालिद बना है। लश्कर तैयबा का ये खूंखार कमांडर घर के बाहर घूमने निकला था। इसी दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अबू सैफुल्लाह खालिद की हत्या पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मटली शहर में की गई। सैफुल्लाह खालिद के साथ उनके सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन कोई भी इंतजाम सैफुल्लाह के काम नहीं आया। गोली लगने के बाद सैफुल्लाह की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों वाला ये डर एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने पाले हुए आतंकियों को अज्ञात हमलावरों से कैसे बचाए। इसीलिए POK से लेकर सिंध तक हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आतंकियों की साइलेंट गोली का शिकार होने वाला आतंकी सैफुल्लाह खालिद लश्कर चीफ हाफिज सईद का बहुत करीबी था, जो लश्कर तैयबा का नेपाल मॉड्यूल संभालता था। कहा जा रहा है कि ये नेपाल में नाम बदलकर विनोद कुमार नाम से लंबे वक्त तक रहा था। वो नेपाल से भारत में आतंकियों की घुसपैठ करवाता था। सैफुल्लाह लश्कर के लिए काम करता था, उसकी फंडिंग जुटाने और आतंकियों की भर्ती का काम भी ये संभालता था। वो भारत में हुए कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। 2006 में RSS के मुख्यालय पर हमले का मास्टरमाइंड यही सैफुल्लाह आतंकी था। इसके अलावा रामपुर में CRPF कैंप पर हमला भी सैफुल्लाह ने ही करवाया था, जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे। नेपाल में लश्कर का कमांडर रहते हुए सैफुल्लाह ने भारत में कई आतंकी हमले कराए, लेकिन जब भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर इस पर पड़ी तो ये पाकिस्तान में जाकर छिप गया, जहां अब अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। वैसे पाकिस्तान में सैफुल्लाह खालिद कोई पहला आतंकी नहीं है जिसे इस तरह मारा गया है। ये अज्ञात हमलावर पिछले 2 वर्षों से 16 आतंकियों को इसी तरह टारगेट कर चुके हैं। पिछले महीने मसूद अजहर के करीबी कारी एजाज आबिद की पेशावर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उससे पहले हाफिज सईद के भतीजे और लश्कर के आतंकी फैजल नदीम उर्फ अबू कताल को भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। हाफिज सईद के एक और सहयोगी मौलाना काशिफ अली की खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में उसके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान में इसी वर्ष भारत के 6 दुश्मनों को अज्ञात बंदूकधारियों ने मारा है। इनमें मुफ्ती शाह मीर भी शामिल है, जो कुलभूषण जाधव की किडनैपिंग में शामिल था और ISI का अंडरकवर एजेंट था, लेकिन ISI भी इसे अज्ञात हमलावरों से नहीं बचा पाई। बारामूला में भारतीय सेना के काफिले पर हमले के मास्टरमाइंड मेजर दानियाल की भी इसी तरह हत्या हो चुकी है। आतंकी रहीमुल्लाह तारिक और अकरम गाजी की भी गोली मारकर हत्या हो चुकी है। इससे पहले लश्कर के ख्वाजा शाहिद, मौलाना जियाउर रहमान, दाऊद मलिक और अदनान अहमद जैसे आतंकियों को भी इन्हीं बंदूकधारियों की गोली जहन्नुम पहुंचा चुकी है। 2023 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बशीर अहमद पीर, लश्कर के रियाज अहमद, खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवार और जैश ए मोहम्मद का आतंकी जहूर इब्राहिम भी मारे जा चुके हैं। अब ये अज्ञात हमलावर कौन है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी परेशान है कि ये हो क्या रहा है। ये आतंकी गुटों की आपसी लड़ाई है या कुछ और, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि भारत के दुश्मन इन बंदूकधारियों का शिकार हो रहे हैं। 2 वर्षों में 16 खूंखार आतंकियों की मौत के बाद सवाल यह है कि क्या अब भारत के सबसे बड़े दुश्मनों का नंबर भी आएगा? क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी भी ऐसे ही बंदूकधारियों की गोली का शिकार होंगे? इसके अलावा मुंबई सीरियल धमाकों का आरोपी दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में है। भारत का एक और दुश्मन और लश्कर का नंबर 2 आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। तो क्या अब हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम जैसे मोस्ट वांटेड का नंबर आएगा? पाकिस्तान की सत्ता और सेना कैसे देश के अंदर घिरी हुई है। पिछले कुछ महीनों में BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने की तरह हो चुकी है। 2 महीने पहले की वो कहानी आपको याद होगी, जब BLA ने पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था।
दुनिया जानती है कैसे उस वक्त शहबाज की सत्ता को बीएलए घुटनों पर ले आई थी। अब बीएलए की मीडिया विंग हक्कल ने अपनी शक्ति का वीडियो सबूत पेश किया है। वीडियो में बीएलए के ऑपरेशन दर्राए बोलान 2.0 की जानकारी दी गई है। इस वीडियो में यह बताया गया है कि कैसे बीएलए के सामने मुनीर सेना घुटनों पर आ गई थी। ये वो वीडियो है जिसे देखते ही पाकिस्तान को पसीना आ जाएगा। 35 मिनट के इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तान की सेना ने बीएलए के सामने भी सरेंडर कर दिया था। इस वीडियो के हर फ्रेम में बीएलए की शक्ति की कहानी है, पाकिस्तान के लिए चुनौती है और ये संदेश भी कि आगे पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है, कैसे पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है। आपको बताते हैं इस वीडियो में शहबाज और मुनीर के लिए बीएलए की तरफ से क्या संदेश है और पाकिस्तान को क्यों इस वीडियो को देखकर पसीना आएगा। आप समझिए। 35 मिनट के इस वीडियो के 4 मुख्य हिस्सों को आइए आपको दिखाते हैं, जिसमें पाकिस्तान को आज ये अंदाजा हो जाएगा कि बीएलए के सामने उसकी हैसियत क्या है। बीएलए अब क्यों न तो पाकिस्तान की सत्ता का सौतेला व्यवहार सहेगी और ना ही पाकिस्तान की सेना का अत्याचार सहने वाली है। हाईजैक ट्रेन में क्या हुआ था हर किसी को पता है। वहीं इस वीडियो में दिखाया गया है कि इसके पहले हिस्से को जब हम देखते हैं कि कैसे बीएलए के लड़ाके ट्रेन को एस्कॉर्ट कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर बीएलए के सुनियोजित हमले को दिखाया गया है। यह बताया गया है कि जंग की स्थिति में बीएलए कैसे पाकिस्तान की सेना पर टूट पड़ेगी। वीडियो का दूसरा हिस्सा देखिए। हमले के लिए बलूच लड़ाके तैयारी कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे किसी देश की सेना हमले से पहले तैयारी करती है। घातक हथियारों के साथ बीएलए के लड़ाके प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर यह लग रहा है कि कैसे बीएलए सुनियोजित तरीके से युद्ध का अभ्यास कर रही है। यह अभ्यास बीएलए यानी जमीन और अपना अधिकार पाने के लिए कर रहे हैं। ऑपरेशन दर्राए बोलन 2.0 वाले वीडियो का अगला हिस्सा भी देखिए, कैसे बीएलए के लड़ाके ट्रेन के अंदर अभियान चला रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर बीएलए ने पाकिस्तान के सैनिकों को बंधक बनाया था, जहां पाकिस्तान के सैनिकों की हत्या की गई थी। इस वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि कैसे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। ये मैसेज है कि बीएलए की दुश्मनी पाकिस्तान की सेना से है, ना कि पाकिस्तान के आम नागरिकों से। इस वीडियो में दिखाया गया है कि पूरे ऑपरेशन के दौरान कैसे बीएलए के लड़ाकों का पलड़ा भारी था। उनकी तैयारी अच्छी थी। उन्होंने पूरे जाफर एक्सप्रेस और उसके आसपास के इलाकों पर नियंत्रण बनाए रखा था। एक ट्रेन्ड आर्मी की तरह उन्होंने पाकिस्तान को पानी पिला दिया था। सिर्फ 120 सेकंड की वीडियो रेल में आप भी देखिए। 11 मार्च 2025 ये वही तारीख थी जब बीएलए के विद्रोहियों ने पाकिस्तान की सत्ता को हिलाकर रख दिया था। बीएलए ने दक्षिणी पश्चिम बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में जाफर एक्सप्रेस पर अटैक किया था। बोलन इलाके में हम पहले बम विस्फोट से रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया था। उसके बाद जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। उस वक्त ट्रेन में करीब 500 लोग सवार थे। 214 लोगों को बीएलए ने बंधक बना लिया था। दावा था कि 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया। आपको बता दें कि बीएलए पिछले कई वर्षों से अलग देश की मांग कर रही है। बीएलए का दावा है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है, बलूच लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। ये संगठन पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट्स जैसे सीपैक को टारगेट करता रहा है। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% है। मतलब ये कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो वो सिर्फ आधा रह जाएगा। सोचिए, विश्व मानचित्र पर पाकिस्तान का भूगोल कितना बदल जाएगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, फिर भी यहाँ 70% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। पाकिस्तान के किसी भी दूसरे प्रांत की तुलना में यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी सामाजिक सुविधाएं सबसे निचले पायदान पर हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान अलग देश की मांग कर रहा है। कुछ दिन पहले बलूचिस्तान ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसमें 2 बड़ी खबरों ने काफी स्पेस लिया हुआ है। पहली खबर विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर कांग्रेस का हमला है। कांग्रेस इसे सिंदूर से सौदा का नाम दे रही है। दूसरी खबर सर्वदलीय डेलीगेशन पर है, जिसे विदेश में भारत हित की बात करनी है, लेकिन उससे पहले इस पर राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं। हम इन दोनों खबरों पर सत्ता की विस्तृत कुंजी देखेंगे। शुरुआत करेंगे एस जयशंकर के उस बयान से जिस पर कांग्रेस ने काफी ज्वलंतशील सवाल किए हैं। दरअसल इस राजनीतिक कुंजी की शुरुआत विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान से हुई।
एस जयशंकर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि हम आतंकियों पर एक्शन लेंगे। एस जयशंकर के इस बयान को आधार बनाकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री और सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने पहला हमला 17 मई को किया और दूसरा आज 19 मई को। 17 मई वाले अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि एस जयशंकर ने एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी, उन्हें इसके लिए किसने अधिकृत किया और इसके कारण हमने कितने विमान खो दिए। राहुल गांधी के इस बयान पर विदेश मंत्रालय का बयान आया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री के बयान और तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने आज इस मुद्दे को फिर से ऑक्सीजन देने की कोशिश की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि विदेश मंत्री जयशंकर चुप हैं और ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, ये चुप्पी गंभीर सवाल उठा रही है। इसलिए मैं फिर से पूछूंगा, पाकिस्तान को कैसे पता चला कि हमने कितने विमान खोए? ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक अपराध था। देश को सच जानने का हक है। राहुल गांधी हमलावर हैं, जबकि विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से सफाई दे दी है। एक बार एस जयशंकर का वो बयान सुनिए जिसके कारण इतना हंगामा मचा हुआ है, फिर आपको बताएंगे कि इस पर राजनीति कितनी तेजी से हो रही है। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. राहुल गांधी के हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया। आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर हमला तो किया और ये भी कहा कि सिंदूर से सौदा और देश से गद्दारी मंजूर नहीं है। हम सवाल पूछेंगे। जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान? यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे जो लीडर हैं, और खासतौर पे हमारे पंजाब के भी कई लोग ऐसे, हमारे नजर बट्टू हमारे पास भी हैं, उन सारों का एक डेलीगेशन बना के जहां दूसरे देश के मुल्कों में भेजा जा रहा है, वहीं पे एक पाकिस्तान मौलाना मसूद के घर पे जरूर भेजा जाए। हाँ जी, हाँ, इन लोगों को, ये जो लोग कुछ सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों को भेजा जाए। वो वहाँ पे जाके वो शोक के अंदर शामिल होंगे तो उनको पता लग जाएगा कि मौलाना मसूद का परिवार या उनका भाई कैसे मारा गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त जो खबर आई है उससे पूरा देश हैरान है, स्तब्ध है और पूरा देश परेशान है कि ये तो भारत माता के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार ने। आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं। और अब बात करते हैं उस सर्वदलीय डेलीगेशन की जिसे कूटनीति की दुनिया में भारत के पक्ष को मजबूती से रखना है। लेकिन ये काम शुरू करें उससे पहले इस पर अंधाधुंध राजनीति हो रही है। पहले शशि थरूर के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी में राजनीतिक झड़प हुई, अब यूसुफ पठान का मुद्दा गर्म हो रहा है। दरअसल सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए जो डेलीगेशन बनाया है उसमें टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को शामिल किया गया था। हालांकि इस बीच खबर ये आई कि टीएमसी उन्हें भेजने के लिए तैयार नहीं और इस कारण से पठान ने भी इस टीम के साथ जाने से इनकार कर दिया है। इस सब के बाद आज ममता बनर्जी खुद मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी केंद्र सरकार के साथ है, डेलीगेशन भेजना एक अच्छा कदम है। टीएमसी की तरफ से कौन जाएगा ये हम तय करेंगे। अब इस पर राजनीति हो रही है। बीजेपी ममता बनर्जी पर देश हित से जुड़े मामलों में राजनीति करने का आरोप लगा रही है। They cannot decide the name. If they request us, the mother party, the party will decide the name. This is the customary, this is the system. We are totally with the central government regarding external affairs policy and we are fully supporting them. We don't have any hesitation to say that. आज सारे पार्टी जो मोदी जी का विरोध में है, सारे पार्टी अपना डेलीगेशन में अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी अपना राजनीति
पेटी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं आ पाए। उनका प्रश्न है उनको क्यों नहीं बताया गया, उनसे परमिशन क्यों नहीं लिया गया। देश का विषय है, कोई तो पूछा नहीं है, तो बहुत गर्व की बात है। जब सरकार ये कहती है ऑल पार्टीज डेलीगेशन जा रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि पार्टी से पूछे कि आपका कौन पार्लियामेंट का मेंबर या कौन नेता उसके अंदर जाएगा। या तो आप ये मत कहिए कि ये ऑल पार्टीज डेलीगेशन है, अपनी मर्जी से डेलीगेशन बनाइए और भेज दीजिए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ऑल पार्टीज डेलीगेशन है, तो फिर तमाम पार्टी से आपको पूछना चाहिए। अब संविधान की सत्ता की बात करते हैं, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद ये साफ कर दिया कि भारत का संविधान सर्वोच्च है। इसके सभी स्तंभों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने ये बात महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित उनके अभिनंदन समारोह में कही। चीफ जस्टिस गवई ने संविधान की सर्वोच्चता पर फोकस करते हुए कहा कि भले ही संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं छू सकती। ना तो न्यायपालिका, ना ही कार्यपालिका और ना ही संसद सर्वोच्च है, बल्कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और इन तीनों अंगों को संविधान के अनुसार काम करना है। चीफ जस्टिस गवई ने इस बात पर जोर दिया कि देश की बुनियादी संरचना मजबूत है और संविधान के तीनों स्तंभ समान हैं। संविधान के सभी अंगों को एक दूसरे के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि केशवानंद भारती मामले में दिए गए फैसले में मूल ढांचा सिद्धांत के कारण हमारा देश मजबूत है और संविधान के सभी 3 स्तंभ अपने निर्धारित दायरे में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने बुलडोजर न्याय के खिलाफ अपने फैसले के बारे में कहा कि आश्रय का अधिकार सर्वोच्च है। आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, चाहे कोई व्यक्ति किसी अपराध का आरोपी हो या दोषी हो। अगर परिवार का घर कानूनी रूप से लिया गया है तो उसे हटाया या ध्वस्त नहीं किया जा सकता। कानून के शासन का पालन किया जाना चाहिए। इस हफ्ते की शुरुआत में 52वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले चीफ जस्टिस गवई ने ये बातें बार काउंसिल महाराष्ट्र एवं गोवा द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में कही। आणि म्हणून ज्यावेळेला एका ठिकाणी मला विचारण्यात आलं की सध्या जो वाद चालू आहे की कॉन्स्टिट्यूशन की ज्युडिशरी सुप्रीम आहे की एक्झिक्युटिव्ह सुप्रीम आहे, त्यावेळेला म्हटलं मी की नायदर ज्युडिशरी नॉर एक्झिक्युटिव्ह नॉर द पार्लियामेंट आर सुप्रीम, but it is a constitution of India which is supreme, and all the 3 wings of the constitution are required to work as per the constitution. दरअसल पिछले महीने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों पर तब खूब बहस हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके तमिलनाडु के राज्यपाल को विधेयक रोकने पर फटकार लगाई थी और राष्ट्रपति को भी निर्देश दिए थे। उस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि भारत के राष्ट्रपति का पद काफी ऊंचा है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और उसे बचाने की शपथ लेते हैं। हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया। आखिर हम कहां जा रहे हैं, देश में हो क्या रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान कैसा होगा और उसमें क्या संशोधन होने हैं, ये तय करने का पूरा अधिकार सांसदों को है, उनके ऊपर कोई भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द पीपल एंड इट्स repository of safeguarding it is that of elected representatives. There is no visualization in Constitution of any authority above Parliament. Parliament is supreme.